ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 15 करोड़ साल पहले ये खतरनाक जीवाणु धरती पर मौजूद थे। आज भी 10 से 15 लाख लोग हर साल इस जीवाणु की चपेट में आकर अपनी जिंदगी की जंग को हार जाते हैं। आज की इस इनसाइड द लैब सीरीज में हम फिर एक नई स्टोरी को जानेंगे, एक ऐसे जीवाणु या माइक्रोब के बारे में जिसको द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ऑल टाइम के नाम से जाना जाता है। हर साल ना जाने कितने लाख लोगों की जान ये अकेला जीवाणु ले लेता है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। अराउंड 5th और 6th सेंचुरी में इस माइक्रोब की खोज में एक फिजिशियन जिनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स, जिन्होंने उस वक्त इस माइक्रोब को थाइसिस का नाम दिया, जो कि ग्रीक का वर्ड है। इसका मतलब होता है कंजप्शन। उन्होंने देखा जो व्यक्ति मर रहा है उसका वेट धीरे धीरे कम होता है और अंत में वो मर जाता है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है उस व्यक्ति के अंदर जो उस व्यक्ति को कंज्यूम कर रही है। यही चीज़ देख के बार बार लोग भी डर जाते थे कि शायद उस व्यक्ति को कोई भूत प्रेत की बीमारी भी हो सकती है। एरिस्टोटले, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी माने जाते हैं, उन्होंने इतने लोगों की मृत्यु को देखा है इस माइक्रोब के कारण। उन्होंने इस थाइसिस की बीमारी को पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाली बीमारी बोला था, क्योंकि ये फैल इतनी तेजी से रही थी, बच्चे बूढ़े सब इसकी चपेट में आ रहे थे। इस बीमारी में कई बार मरीज की गर्दन के पास बड़े बड़े फोड़े होने लगते थे, जिनको लैम्फेडिनोपैथी के नाम से जाना जाता था। इवन फ्रांस और इंग्लैंड में राजा महाराजा लोग, जिन लोगों को ये बीमारी होती थी, उन्हें ऐसा कहा जाता था कि तुम्हारे पापों की सजा है ये, तुमने राजा की बुराई की होगी। और उसको ठीक करने के लिए उस नगर में एक उत्सव रखा जाता था, जिसमें मरीज उन राजा महाराजाओं से अपने जीवन दान की भीख मांगते थे। फिर राजा और उनके परिवार के लोग उनको छूते थे ताकि वो ठीक हो जाए, जिसको रॉयल टच के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता था लोगों का कि इस शाही स्पर्श से वो ठीक होने लग गए हैं। पर यहाँ साइंटिस्टों की खोज चल ही रही थी। बहुत से फिजिशियन, क्लिनिशियन इस खोज में लगे थे कि वास्तव में है क्या चीज़, किस कारण कोई मरीज इतना पतला होता जा रहा है और मर रहा है, लाखों की संख्या में मृत्यु हो रही है। लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी तक यही लोगों का मानना था कि रॉयल टच से ही वो केवल ठीक हो सकते हैं। और कहीं कहीं लोगों में ये विश्वास आने लगा था कि बीमारी छुआछूत की बीमारी है, जो एक आदमी से दूसरी आदमी तक फैलती है। पर यहाँ साइंटिस्टों की नज़र अभी भी थी इस बात की ओर कि है क्या चीज़ ये। और अति परिश्रम व शोध के बाद इस रोग का सटीक कारण फ्रांसिस सिल्वियस द्वारा ईयर 1679 में बताया गया कि यह बीमारी फेफड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है, जिसकी वजह से इंसान मर जाता है। और यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है श्वासों के द्वारा। इसीलिए कुछ स्पेशल सेंटर होने चाहिए इन मरीजों के लिए। ये देखते हुए हेल्थ बोर्ड ने इसके ऑर्डर भी जारी कर दिए थे। जॉन शॉलेनिन ने पहली बार 1800 में इस बीमारी को ट्यूबरक्लोसिस का नाम दिया गया, जो कि वर्ड ट्यूबरकल से लिया गया था, जिसका मतलब होता है फोड़े, जैसे कि गर्दन में दिखाई पड़ते हैं। बाद में लंग्स में भी यही देखा गया कि लंग्स में भी ये फोड़े नज़र आ रहे हैं। अब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि बीमारी ट्यूबरक्लोसिस है, बट होती किस कारण है इसका पता अभी तक भी नहीं चल पाया था। अमेरिका में हर 4 में से एक व्यक्ति इस बीमारी कारण मर जाता था, इसलिए उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को कैप्टन ऑफ ऑल मैन डेथ कहा। टीबी को कहीं कहीं व्हाइट प्लेग के नाम से भी जाना गया, क्योंकि जिसको ये बीमारी होती थी उसके हाथ पैर पीले पड़ने लग जाते थे, वजन कम होने लग जाता था। वहीं 1819 में फ्रेंच साइंटिस्ट लेनेनक ने एक जानकारी और दी कि ये बीमारी लंग्स के साथ साथ शरीर के दूसरी जगह में होती है, जैसे कि ब्रेन, बोन, लैम्फ नोड एटसेट्रा, जिसको उन्होंने एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का नाम दिया। पर सवाल अभी भी यही था हर रिसर्चर के मन में कि कौन सा जीवाणु है वो जिसके कारण ये बीमारी हो रही है। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पा रही थी। बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, पर आधुनिक उपकरणों के ना होने के कारण विफलता ही हाथ लगती रहती थी। हरमन ब्रैमर, जो कि एक बोटैनिस्ट थे, यानी कि वनस्पति विज्ञान के छात्र, उनको भी टीबी हो गया था। वह इस बीमारी की दवा की खोज के लिए हिमालय की यात्रा पर चले गए
और उन्होंने बताया कि इस हिमालय की यात्रा के बाद उनका टीबी में बहुत बड़ा सुधार हुआ है और इसी के बाद 1854 में पहली बार सैनेटोरियम थेरेपी के थ्रू टीबी ठीक हो सकता है इसका दावा किया गया और टर्म आई टीबी इज क्योरेबल। इस बात को सुन के बहुतों के मन में खुशी थी कि हाँ, टीबी ठीक हो सकता है। इस सैनेटोरियम थेरेपी में रेस्ट, डाइट, वनस्पति से ली गई दवाइयाँ, एक्सरसाइज, फ्रेश एयर आदि का उपयोग किया जाता था। इसके कारण लोगों में कुछ हद तक सुधार भी हुआ और फिर माउंटेन और फॉरेस्ट एरिया में ऐसे बहुत से सेंटर स्थापित किए गए जहां पर सैनेटोरियम थेरेपी से इलाज किया जाने लगा। और यहाँ एक तरफ माइक्रोस्कोप की खोज भी हो चुकी थी, पर इस माइक्रोब का पता अभी तक नहीं लग पाया था। 1867 में एक साइंटिस्ट ने देखा टीबी के मरीज का सैंपल एग के वाइट पार्ट में अच्छी तरीके से ग्रो हो पा रहा है। उन्होंने उसी एग वाइट को रैबिट में इंजेक्ट कर दिया। रैबिट भी बीमार पड़ गया, जहाँ पे थोड़ी सी सफलता हासिल हुई, पर अभी भी इस माइक्रोब के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी था। और फिर इसी एक्सपेरिमेंट को अंत में ले गए पर्शियन फिजिशियन रॉबर्ट कोच। हाँ, वही रॉबर्ट कोच जिनको आज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत बार सैंपल के साथ एक्सपेरिमेंट किया, कभी रैबिट पर, कभी गिनिया पिग पर, और रॉबर्ट कोच पहले से ही बैसिलस एंथ्रैक्स नामक एक बैक्टीरिया पर ऑलरेडी काम कर चुके थे। उनके एक्सपीरियंस और कड़ी मेहनत के बाद मिथिलिन ब्लू स्टेनिंग में पहली बार 24 मार्च 1882 सोसाइटी ऑफ फिजियोलॉजी बर्लिन में बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लिया गया, जो कि छोटे छोटे रोड की शेप में थे। इन्हीं को रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का नाम दिया और तब से आज तक हम 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस के रूप में देखते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस डे को हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, जस्ट ये जागरूक करने के लिए हमने एक दिन बनाया गया है, क्योंकि इसी दिन पहली बार इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया गया था। आज इसके खिलाफ हमारे पास BCG जैसी वैक्सीन भी है और इसके अलावा अन्य कुछ दवाई भी मौजूद है, जिससे पहले के मुकाबले हम इसको काफ़ी कंट्रोल कर पाए हैं, पर आज तक इसका मौत का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। बाद में रिसर्च में ये भी पता चला कि इजिप्ट में मम्मीज़ की बोन के अंदर भी ये बैक्टीरिया पाया गया है, और यहीं कार्बन डेटिंग से ये भी पता चला कि ये तो बहुत पुरानी डिजीज़ है। और वही एशियंट इंडिया से भी इसका बहुत बड़ा लिंक है। अथर्ववेद, जिसमें कि इसको यक्ष्मा वर्ड से संबोधित किया गया है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी बीमारी जो कि श्वास के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और फेफड़े और अन्य जगह को प्रभावित करती है। वहीं एशियंट चाइना में भी इसका कुछ जिक्र मिलता है, जो कि चाइनीस लैंग्वेज में है, जिसका मतलब होता है लंग नॉट कर्नल। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, लंग्स में नोड्यूल्स का मिलना, छोटे छोटे फोड़े फुंसी के रूप में हम आम भाषा में कह सकते हैं। सो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत इंटरेस्टिंग इसमें आपको जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।